हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विक्की रंजन और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस एरिया। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्लास 10 का सेट 2 जो झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। टर्म 1 के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसकी चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। देखिए दोस्तों, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड की प्रथम सावधिक परीक्षा जो होने वाली है नवंबर में, उसकी चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। दोस्तों, यह मॉडल प्रश्न पत्र है। क्लास 10 का विषय है विज्ञान। समय 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा और पूर्णांक 40 यानी 40 मार्क्स के रहेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जो यहाँ पे दिशा निर्देश दिया हुआ है उसको हम लोग पढ़ते हैं। क्या क्या दिशा दिशा निर्देश यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों, सभी प्रश्न के उत्तर अनिवार्य हैं। क्या बोला जा रहा है कि सभी प्रश्न के उत्तर जो हैं वह अनिवार्य हैं। कुल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 40 होगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेगा आपको और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे। ए बी सी डी करके आपको विकल्प दिया जाएगा, उसमें से जो सही होगा उसको टिक करना है। दोस्तों, गलत जवाब के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। यानी इसका मतलब क्या है कि जो आपका सही होगा उससे अंक नहीं काटे जाएंगे, मतलब माइनस मार्किंग नहीं है इसमें। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछता है? क्वेश्चन नंबर पूछता है कि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर हो तो क्या होगा? आर बराबर एफ बाई टू या एफ बराबर आर बटा टू या आर बराबर एफ या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला कि एफ बराबर आर बटा 2 होता है। एफ बराबर आर बटा क्या होता है दोस्तों? 2 होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, एफ बराबर आर बटा 2। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2 पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 1 2 3 4। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 1 2 3 या फिर 4 हैं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका ऑप्शन दिया हुआ है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों की इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जिस प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं और समतल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब होता है उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अतः यह कैसा प्रतिबिंब बनाता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। किस प्रकार का प्रतिबिंब हो जाएगा? काल्पनिक प्रतिबिंब। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछता है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का यूज किया जाता है? यानी क्वेश्चन पूछ रहा है पश्च दृश्य, पीछे देखने के लिए हम लोग किस दर्पण का यूज करते हैं? तो पीछे देखने के लिए दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो दर्पण लगा होता है उसको उत्तल दर्पण कहा जाता है। कौन सा दर्पण कहते हैं? उत्तल दर्पण। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। जल का, कांच का, प्लास्टिक का या मिट्टी का? तो दोस्तों, लेंस बनाने के लिए पारदर्शी ये तीनों चीजों का उपयोग किया जाता है। जल का भी, कांच का भी और प्लास्टिक का। तो सिर्फ मिट्टी जो है उसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? मिट्टी के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है वह क्या पूछता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो दोस्तों, जो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, जो हमारा अवतल दर्पण है उसमें, उसको हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार का कि ये जो पीछे वाला प्रतिबिंब बनता है, पीछे वाला प्रतिबिंब यहाँ पे वह कैसा रहता है? हमेशा सीधा प्रतिबिंब रहता है दोस्तों। कैसा रहता है? सीधा प्रतिबिंब रहता है। अतः क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही जवाब हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि एफ 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है कि यदि एफ का मान 12 सेंटीमीटर है तो आर का मान कितना होगा? एफ बराबर कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। एफ बराबर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो आर बराबर कितना होगा? दोस्तों, फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि एफ बराबर आर बटा 2। क्या होता है? एफ बराबर आर बटा 2 होता है दोस्तों।
यानी यहाँ से हम लोग आर निकालेंगे तब क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, आर बराबर एफ 2f हो जाएगा। आर बराबर कितना हो जाएगा, 2f दोस्तों, आर बराबर 2f, यानी 2 इंटू एफ कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। कितना होगा, 24 होगा। 24 कौन नंबर ऑप्शन पे है, देखिए तो ऑप्शन नंबर ए जो है वह 24 दिखा रहा है, ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 सेंटीमीटर। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल जो है वह 8 नंबर क्या पूछता है, वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहन का जो हेडलाइट होता है, अग्रदीप जो आगे हम लोगों को देखने के लिए यूज होता है, लाइट जलता है, वह कौन सा दर्पण रहता है। तो दोस्तों अवतल, उत्तल, समतल या इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण रहता है। कैसा दर्पण रहता है, अवतल दर्पण। और दोस्तों बता दूं कि अवतल दर्पण का यूज क्यों क्यों किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण जो है वह प्रकाश की किरण पुंज को अभिसारित कर देती है, ठीक ना, मतलब उसको फैला देती है। क्या करती है, फैला देती है, और फैलाने के लिए ही इसका यूज किया जाता है, ताकि वहां से जो लाइट निकले वह दूर तक हम लोगों को दिखाई दे। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछता है कि अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। अवतल लेंस पूछ रहा है, जी हाँ दोस्तों, कैसा पूछ रहा है, अवतल लेंस पूछ रहा है। तो अवतल लेंस के सामने जब प्रतिबिंब बनता है तो वह हमेशा आभासी एवं सीधा होता है। कैसा होता है, आभासी एवं सीधा होता है। इसका सही जवाब जाएगा ए नंबर के साथ, आभासी व सीधा। आगे दोस्तों, आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 पूछता है कि डायोप्टर किसका मात्रक है। डायोप्टर मात्रक है फोकस दूरी का, आवर्धन का, लेंस शक्ति का, या फिर विभेदन क्षमता का। तो दोस्तों हम लोग को पता है कि लेंस की जो क्षमता होती है या फिर लेंस की जो शक्ति होती है उसी का मात्रक होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, यानी डायोप्टर को डी से सूचित किया जाता है दोस्तों। किससे सूचित किया जाता है, डी से, डी से सूचित करते हैं हम लोग इसको, डी से डायोप्टर। और किसका हो जाएगा, तो लेंस शक्ति का। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है हम लोग को दोस्तों, P बराबर दिया हुआ है कितना, तो P बराबर दिया हुआ है 2D, कितना दिया हुआ है 2D, और F हम लोग को निकालना है, F बराबर क्या होगा। तो दोस्तों हम लोग पढ़े हैं कि P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है लेंस की क्षमता बराबर 1/फोकस होता है। क्या होता है, 1/फोकस। और यहाँ से अगर एफ हम लोग निकालना चाहें तो एफ बराबर 1/p हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ बराबर 1/p। और यही वाला फॉर्मूला पे हम लोगों को क्या करना है, बैठा के बनाते जाना है। तो पी बराबर एफ बराबर 1/p क्या करेंगे, यानी हम लोगों को करना पड़ेगा कि जो 2D है, p बराबर कितना हो जाएगा, p बराबर 1/2 हो जाएगा, p बराबर 1/2 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 0.5 आएगा। और दोस्तों यह जो है पावर वह क्षमता वह हमेशा मीटर में आता है, और चूंकि हमारा आंसर मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में है, इसीलिए इसको मीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये हो जाएगा, और एक अंक के बाद पॉइंट बैठ जाएगा, यानी 50, कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। तो देखिए 50 सेंटीमीटर कौन वाला ऑप्शन देता है, तो ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि हम यहाँ पे हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, 50 सेंटीमीटर। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, आंख के रंगीन भाग को क्या कहा जाता है। आंख के रंगीन भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों, आंख का जो रंगीन भाग है उसका ऑप्शन यहाँ पे आइरिस दिया हुआ है, पुतली है, कार्निया और परितालिका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, आइरिस। आंख के रंगीन भाग को हम लोग क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं दोस्तों। इसका दूसरा नाम है परितालिका। इसका क्या नाम है दूसरा, परितालिका। परितालिका के नाम से भी हम लोग दोस्तों इसको जानते हैं, आइरिस, परितालिका। और दोस्तों इसका जो रंग होता है हम लोगों का आंख, उसका रंग कैसे चेंज होता है, तो आइरिस में एक पाया जाता है उसमें पदार्थ जिसका नाम होता है पिगमेंट। क्या नाम होता है दोस्तों, पिगमेंट होता है, पिगमेंट, पिगमेंट। और पिगमेंट के कारण ही इसका ये जो है आंख का रंग वह चेंज हो जाता है, पिगमेंट। कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पिगमेंट पदार्थ किस में पाया जाता है, आइरिस में। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जो पहले ऑप्शन दिया रहता है उसी को हम लोग टिक करते हैं, अतः इसमें आइरिस हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछता है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है कॉर्निया, परितालिका, पुतली या दृष्टिपटल। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि दृष्टिपटल जो है इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम होता है दोस्तों, क्या बोला जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं, रेटिना। और कोई भी चीज़ जो हम लोग देखते हैं उसका सर्वप्रथम फोटो जो है वह कहाँ पे बनता है? रेटिना पे बनता है, उल्टा बनता है। और कैसा बनता है? छोटा बनता है, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है रेटिना पे। फिर उसको हमारी जो मस्तिष्क है वह सीधा कर लेती है। चलिए दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दृष्टिपटल। अगर यहाँ पे रेटिना रहता है, इसी को इंग्लिश में रेटिना कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछता है कि दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? NaHCO3 जो है टूट जाता है और Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 का निर्माण करता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह क्या हो रहा है, यहाँ पे विखंडन हो रहा है, मतलब टूट रहा है। NaHCO3 जो है वह टूट जा रहा है। तो यह कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी दोस्तों? टूटना को हम लोग बोलते हैं वियोजन। क्या बोलते हैं? वियोजन। इसका नाम होता है अपघटन। इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? अपघटन। इसी को हम लोग बोलते हैं अपघटन। तो दोस्तों ये जो है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वियोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछता है कि कौन सा रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है? Na2O प्लस H2O मिल करके बनाता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे है एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, Na2O3 बनाता है। उसके बाद Cu प्लस O2 को मिलाएंगे तो CuO, और लास्ट है Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu। दोस्तों इसमें देखिए दोनों साइड को हम लोग मिला करके देखते हैं, एरो के दोनों साइड को हम लोग देखते हैं बैलेंस करके कि दोनों साइड बराबर है कि नहीं। जिस प्रकार तराजू में तौलते हैं उसी प्रकार दोनों साइड को क्या कर देना है? तौल देना है। देखिए शुरू वाला में हम लोग देखते हैं Na यहाँ पे 2 है, Na कितना है दोस्तों? 2 है। देखिए आप लोगों को दिख नहीं पा रहा होगा, Na2 है और इधर Na1 है। तो ये जो है फर्स्ट वाला समीकरण संतुलित होगा? नहीं होगा, फर्स्ट वाला समीकरण संतुलित नहीं है दोस्तों, ये वाला नहीं है। दूसरा नंबर को देखते हैं, 4Al प्लस O2। देखिए एल्युमिनियम 4 है, इधर एल्युमिनियम 4 मिल जा रहा है और ऑक्सीजन 4 है, लेकिन ऑक्सीजन जो है इस साइड जो है हमारा दायां साइड 3 ही है, इसलिए यह भी जो है क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन सी नंबर ऑप्शन की ओर। Cu कॉपर 2 है और उधर कॉपर 1 है, यानी सी नंबर भी हमारा गलत हो गया। बचा कौन दोस्तों? डी नंबर बचा। कौन बचा? डी नंबर बचा। और डी नंबर जो है वह क्या हो जाएगा? मिला करके देखिए Zn1 है इधर बायां साइड, दायां साइड भी जिंक 1 है, कॉपर इधर 1 है बायां साइड, दायां साइड भी कॉपर 1 है, और SO4 इधर 1 है और उधर भी देखिए SO4 1 ही है। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा किसके साथ? इसका सही जवाब जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है। दोस्तों पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि उपचयन का मतलब क्या होता है? उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुटना, इसको हम लोग बोलते हैं उपचयन। क्या बोलते हैं? उपचयन बोला जाता है। और दोस्तों ऑक्सीजन का हटना, इसको हम लोग बोलते हैं अपचयन। तो ऑक्सीजन जुट किस में रहा है और ऑक्सीजन हट किससे रहा है? तो देखिए दोस्तों पहला जो है वह क्या बोलता है कि ऑक्सीजन का जुटना। तो ऑक्सीजन किस में जुट रहा है? कॉपर के साथ जुट रहा है। और किससे हट रहा है? तो पीबी लेड से हट जा रहा है। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CO प्लस पीबी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है? विकृत गंधिता यानी पूछ रहा है, विकृत गंधिता का मतलब क्या होता है कि खराब जो हम लोग का खाना वगैरह वो हो जाता है, जो गंदा सेंट देने लगता है, खराब सेंट, वही पूछ रहा है किस अभिक्रिया के कारण आता है? उपचयन, अपचयन, विस्थापन, या फिर विस्थापन। विस्थापन दो जगह है। तो देखिए देखिए दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह क्या होगा, कैसे होगा? तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है। हम लोग का जो भोजन है वह भी ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीजन उसमें जुट जाता है और भोजन में उसको खराब करके गंदा सेंट ले आता है। तो यह ऑक्सीजन का जुटना कौन सा अभिक्रिया कहलाता है? अभी तुरंत मैंने बताया था कि ऑक्सीजन का जुटना को क्या कहते हैं हम लोग?
उपचयन कहते हैं, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब हो जाएगा उपचयन। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर कि चूने में सफेदी करते समय चूना में पानी डालने पर उष्मा निकलती है, इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? उष्माक्षेपी संयोजन, उष्माशोषी संयोजन, उष्माक्षेपी संयोजन या फिर उष्माक्षेपी वियोजन। देखिए दोस्तों, इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, तो ए और सी का जो ऑप्शन है वह एक ही दिया हुआ है, और इसमें होता क्या है इसको पहले देख लेते हैं हम लोग। होता क्या है कि CaO जो चूना है उसमें हम लोग क्या डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, H2O डाल रहे हैं। तो दोस्तों यह क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, CaOH का हॉल 2, और क्या देता है, प्लस में उष्मा देता है। तो दोस्तों ये रहा हमारे सामने इसका समीकरण, और समीकरण में हो क्या रहा है, तो देखिए समीकरण में हम लोग दे रहे हैं, संयोजन कर रहा है, जल जो है वह क्या कर रहा है, संयोजन कर रहा है, और हम लोगों को उष्मा दे रहा है, इसीलिए उष्मा छेपी संयोजन, इसको क्या बोला जाएगा, उष्मा छेपी संयोजन बोला जाएगा। और ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर और सी नंबर दोनों सेम ही ऑप्शन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उष्माक्षेपी संयोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग धूसर हो जाता है, इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि कॉपर सल्फेट में जब हम लोग डालेंगे Fe को, तो Fe प्लस CuSO4, इसमें क्या होता है, तो दोस्तों जो कॉपर है, जो कील है वह किसको हटा लेती है, कॉपर को हटा देती है, विस्थापित कर देती है। और विस्थापित करने के बाद ये जो विस्थापित है इसको हम लोग कौन से अभिक्रिया को नाम अभिक्रिया का नाम देते हैं, तो विस्थापित करना हटाना यानी विस्थापन अभिक्रिया हो गया। कौन सा अभिक्रिया हो जाता है दोस्तों, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल जो है वह क्या पूछता है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है? दोस्तों प्राकृतिक सूचक का मतलब क्या होता है कि जिससे हम लोग अम्ल या फिर क्षार का पता लगा सकें, वैसे सूचक को प्राकृतिक सूचक बोला जाता है। तो मिथाइल ऑरेंज नहीं दोस्तों, इसको बनाया जाता है प्रयोगशाला में। फिनाल्फथेलिन ये भी बनाया जाता है। लिटमस और मिथाइल रेड, तो दोस्तों प्राकृतिक सूचक इसमें हो जाएगा कौन, लिटमस हो जाएगा। कौन हो जाएगा, लिटमस जो है वह हमारा प्राकृतिक सूचक है, क्योंकि इसको पेड़ से बनाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर लाल हो जाएगा? हाँ बहुत बढ़िया सवाल है, पूछ रहा है किसमें लिटमस को हम लोग डालेंगे कि लाल हो जाएगा। तो दोस्तों एक बात यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग कि लिटमस लाल और नीला किसमें होता है, तो नीला से लाल, नीला जो है नीला से क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। और लाल किसमें होगा दोस्तों, तो आप लोग जान जाइएगा कि यह क्या चीज़ है, अम्ल है। अगर नीला से लाल हो रहा है तब क्या बोलेंगे हम लोग, अम्ल बोलेंगे। और लाल से नीला हो रहा है, लाल से क्या हो जा रहा है, ब्लू अगर हो जा रहा है, रेड से ब्लू हो जा रहा है, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, क्षार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्षार। और न तो अम्ल रहेगा और ना ही क्षार रहेगा, तब उसका रंग बैंगनी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा दोस्तों, बैंगनी हो जाएगा। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है कि लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा। अब लाल नहीं होगा तो आप लोग बताइए कि वह क्या हो जाएगा, क्या होगा, अगर लाल नहीं होगा तो नीला होगा ना, और नीला क्षार होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्षार होना चाहिए। तो HCl यहाँ पे भी अम्ल है, HNO3 ये भी अम्ल है, CH3 COOH और C6H12O6। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। क्या हो जाएगा, डी नंबर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला सवाल जो है वह क्या है, अगला सवाल 22 पूछता है कि दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है? क्रिस्टलीकरण का जल मतलब क्या होता है दोस्तों, क्रिस्टल बन जाना, मतलब उसमें पानी डालेंगे ना तो पूरा वो चीनी जैसा बन जाएगा, लगेगा कि वह कितना सुंदर लग रहा है, एकदम जैसे यूरिया हम लोग देखते हैं ना उस टाइप से जमा हुआ बर्फ निकलने लगेगा उससे। तो क्रिस्टलीकरण उसी को बोला जाता है। पानी है पहले से मौजूद है, क्रिस्टल मतलब क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है। किसमें, तो जल कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे CuSO4 प्लस इसमें 5 गुना H2O अगर मिला देते हैं तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि इस लवण में क्या चीज है, क्रिस्टलीकरण है। और किस में होता है, तो कॉपर सल्फेट के विलयन में यह होता है, कॉपर के साथ देखने को मिलता है, कॉपर सल्फेट में। चलिए आगे है 23 क्या पूछता है कि अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? अग्निशामक यंत्र जो है उसमें किस लवण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें NaHCO3 जिसको हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं, खाने वाला सोडा, इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका यूज क्यों किया जाता है दोस्तों, क्योंकि
पहले उसमें वो जो अग्निशामक यंत्र रहता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है, और ये दोनों जो है NaHCO3 और HCl हाइड्रोक्लोरिक दोनों मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, जो किसी भी आग को बुझाने के लिए सक्षम माना जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है कि जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, क्यों? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जल की अनुपस्थिति में क्या होता है कि उसके पास हाइड्रोजन आयन जो है वह नहीं उपस्थित रहता है, या फिर हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित नहीं रहता है। तो यह अम्ल है, इसीलिए इसमें हाइड्रोजन आयन होगा। अगर क्षार रहता तो हाइड्रोक्साइड आयन होता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि H आयन की उपस्थिति नहीं रहता है, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, उसमें H+ आयन की उपस्थिति नहीं रहता है, इसीलिए वह अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 25 कि पदार्थ ABCD का पीएच मान क्रमशः 2, 7, 10, 14 है, यह पदार्थ में कौन सा अम्ल है? तो दोस्तों अभी हम लोग जाने थे इसमें क्या चीज है, पीएच स्केल। किसके बारे में हम लोग जानते हैं? पीएच स्केल के बारे में। ये जो है 7 वह कैसा रहता है? उदासीन रहता है, न्यूट्रल। और 7 से कम अगर है, इधर कम की ओर अगर हम लोग बढ़ते जाते हैं तब क्या होता है, हमारा अम्लीय बढ़ता है। क्या बढ़ता है? अम्लीयता बढ़ जाता है। 7 से कम अगर करते हैं तो अम्लीयता बढ़ जाता है दोस्तों। और अगर 7 से ज़्यादा तरफ चलते हैं, 14 तक रहता है, 7 से अगर ज़्यादा हम लोग बढ़ते जाते हैं तो इधर क्षारीयता बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि 2, 7, 10 और 14 में कौन अम्ल है? तो दोस्तों 7 से कम देखना है हम लोगों को। 7 से कम कौन है? 2 है। और 2 कितना नंबर पे है? ए नंबर पे है, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला जो है 2, जिसका पीएच मान है वह क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 एनसीईआरटी के बुक में ये फोटो दिया हुआ है कि इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है? संयोजन, वियोजन, विस्थापन या फिर विस्थापन वहां पे दे दिया है। तो चलिए उससे हड़बड़ाना नहीं हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 26 किसका, कौन सा अभिक्रिया का दिखा रहा है? संयोजन या फिर वियोजन या फिर विस्थापन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 जो है वह क्या दिखा रहा है? तो AgBr वाला हम लोग पढ़े थे। AgBr का मतलब सिल्वर ब्रोमाइड जो है वह सूर्य के प्रकाश के साथ अभिक्रिया कर लेता है। और वो जो अभिक्रिया था वह कौन सा अभिक्रिया था? तो बी नंबर, वियोजन अभिक्रिया था। कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछता है कि शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया किस जैव प्रक्रम में होती है? जैव प्रक्रम यानी श्वसन, पोषण, उत्सर्जन वगैरह जैव प्रक्रम हम लोग कहते हैं, ठीक ना। जिस प्रक्रिया के द्वारा जीव अपना क्या करता है? जीवन जीता है। जीवन जीने के लिए जो जो आवश्यक है उसके बारे में। तो अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालना, अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालना यानी हमारे शरीर में जितने सारे खराब चीज बने, यूरिया बना, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, तो यूरिया का यहाँ पे बात होता है। और यह किसमें है? तो उत्सर्जन, हम लोग चैप्टर पढ़े हैं उत्सर्जन में। अगर अपशिष्ट बन गया यूरिया तो उसको बाहर करना, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया तो उसको बाहर करना। तो ये जो है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर हो जाएगा, उत्सर्जन। शरीर से उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। आगे क्वेश्चन नंबर 28 प्रकाश संश्लेषण में होने वाला ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप बनता है? देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण की जब अभिक्रिया होती है उस समय ऑक्सीजन गैस जो हम लोग को मिलता है वह किसके टूटने से मिलता है? तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे एक चीज कि CO2 भी लगता है प्रकाश संश्लेषण में, कार्बन डाइऑक्साइड लगता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऑक्सीजन टूटता है वह ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, जो भोजन के लिए आवश्यक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाला टूट के ग्लूकोज बनाएगा। और जो जल वाला टूटता है, जल का जो ऑक्सीजन है इसमें, यह ऑक्सीजन टूटने से क्या बनाता है? ऑक्सीजन बनाता है। तो यही पूछा जा रहा है कि किसके टूटने से ऑक्सीजन मिलता है हम लोग को? तो जल के टूटने से मिलता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल। क्या हो जाएगा? जल। जल को आप लोग टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 29 अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? अमीबा स्वपोषी पोषण करता है कि मृतजीवी पोषण करता है, परजीवी पोषण है या फिर प्राणी संभोजी पोषण है? तो दोस्तों हम लोग 29 का जो सही जवाब है वह क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे कि प्राणी समभोजी पोषण का मतलब क्या होता है? प्राणी समपोषण का मतलब हम लोग किसको कहते हैं? तो दोस्तों प्राणी समपोषी जीव किसे कहा जाता है? जो जिसका एक विशेष अंग होता है, ठीक ना। खाने के लिए रहेगा, उत्सर्जन के लिए विशेष अंग पाया जाता है, उसको हम लोग प्राणी सम कहते हैं। और वैसा ये जो अमीबा है उसमें नहीं है। तो यह क्या हो जाएगा? परजीवी पोषण प्राणी हो जाएगा। कौन सा पोषण प्राणी हो जाएगा? परजीवी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 जो है वह पूछता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है?
लार जो है हमारा मुंह से जो निकलता है लार, जो भोजन पचाने में आवश्यक होता है, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों? तो उसमें पाया जाता है टाइलिन। क्या पाया जाता है? टाइलिन। आगे देखिए, श्वसन प्रक्रिया में पाइरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा होता है उसका विखंडन दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, वहीं पे इसका विखंडन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या पूछता है? 32 है कि पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में खनिज लवण का जल तथा संवहन किसके द्वारा होता है? यानी खनिज, या हम तो देखिए हम लोग यहाँ पे एक पेड़ बना के समझते हैं। क्या पूछ रहा है कि खनिज या फिर लवण नीचे से जाएगा। कहाँ से जाएगा? नीचे से जाएगा। और नीचे से जाने वाला को हम लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं कि जो नीचे से जाता है उसको हम लोग जाय वाला बोलते हैं। जाय वाला। क्या? जाय वाला। और जाय वाला ऐसे याद रखना है जाइलम। क्या याद रखना है? जाइलम। जाय वाला को बोलेंगे जाइलम। और ऊपर से जो बटेगा सारे जगहों पे भोजन बनने के बाद पत्ता में बांट देगा, वो फ्लो कर रहा है चारों दिशा में। अब फ्लो कर रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे फ्लोएम। तो यहाँ पे किसके बारे में पूछ रहा है दोस्तों? यहाँ पे जो है पूछ रहा है हमारा इसके बारे में कि जाने वाला नीचे से जो संवहन करता है किसके द्वारा होता है? तो जाय वाला। किससे होता है? जाय वाला। अब जाय वाला को क्या बोलेंगे हम लोग? जाइलम बोलेंगे। आगे देखिए, किसी समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाता है या फिर कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है उसके लिए? तो दोस्तों अपनी व्यष्टि, अपनी समष्टि बनाए रखने के लिए, अपनी जाति बनाए रखने के लिए जनन प्रक्रिया आवश्यक है। कौन सा प्रक्रिया? जनन हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ये भी जनन चैप्टर से ही है। क्या पूछ रहा है कि दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? मुकुलन, विखंडन, द्विखंडन या पुनरुद्भवन? तो दोस्तों यह क्या है? पुनरुद्भवन है। क्या है? पुनरुद्भवन। इसमें क्या होता है कि एक जीव को अगर तोड़ दिया जाए, अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया जाए, तो उस जीव का जो खोया हुआ अंग रहता है, जैसे किसी का माथा नहीं है तो अपने माथे का विकास कर लेगा, किसी का बीच वाला भाग नहीं है तो बीच वाले भाग का विकास कर लेगा, और किसी का पूंछ साइड का नहीं है तो पूंछ साइड का विकास करके पूरे पूरे जीव का निर्माण कर लेता है। इसी को बोला जाता है पुनरुद्भवन। क्या बोला जाता है? पुनरुद्भवन। मतलब खोया हुआ अंग का विकास करके नया जीव बना लेता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या पूछता है कि परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? तो पौधों में जनन हम लोग देखे थे, पुष्पीय पौधों में जनन, पुष्प जो जनन करता है उसमें परागकण जो है एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाते हैं, और उस प्रक्रिया को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है परागन। क्या बोला जाता है? परागन बोला जाता है। बोलेंगे कैसे? तो परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक निकल करके पहुंचने की क्रिया को हम लोग ही परागकण बोलते हैं। परागकण हो जाएगा इसका। भ्रूण की माँ के शरीर को किस भाग से पोषण मिलता है? जिस समय भ्रूण जो है वह माँ के पेट में रहता है, गर्भाशय में रहता है, उस समय उसको किससे पोषण मिलता है दोस्तों? तो माँ से ही पोषण मिलता है। और एक अंग रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोला जाता है? प्लेसेंटा बोला जाता है। प्लेसेंटा जो है वह भ्रूण के नाभि से जुड़ा हुआ रहता है और उसी से उसका पोषण जो है मिलते रहता है। चलिए दोस्तों आगे जो है क्वेश्चन नंबर 37 वह क्या पूछता है कि एक उत्तम ऊर्जा का स्रोत की क्या विशेषता होनी चाहिए? उत्तम ऊर्जा। कैसा ऊर्जा? उत्तम ऊर्जा। वह तेजी से जलता हो, उसमें स्वयं आग लग जाए, प्रत्येक अंग द्रव्यमान अधिक कार्य कार्य करे, उसको बोलेंगे, या फिर वह महंगा हो। तो ये तीनों जो है उत्तम ऊर्जा के स्रोत को नहीं दर्शा रहा है। उत्तम ऊर्जा यानी अच्छा होना चाहिए, वह प्रति इकाई द्रव्यमान अच्छा काम करना चाहिए, अच्छा से जलना चाहिए, सुगमता पूर्वक आसानी से उपलब्ध हो जाए, कहीं हम लोगों को ज़्यादा उसके लिए खर्च नहीं करना पड़े, उसको आसानी से निकाला जा सके, आसानी से रख रखाव किया जा सके, उसी को हम लोग बोलते हैं उत्तम ऊर्जा। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी वह सही दिखा रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लीजिएगा आप लोग। प्रति इकाई एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 क्या बोलता है कि पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 मीटर प्रति सेकेंड या 20 मीटर प्रति सेकेंड? तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि क्वेश्चन नंबर जो 38 पूछ रहा है उसमें पवन ऊर्जा कितनी स्पीड से होनी चाहिए चलाने के लिए, पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए? तो पवन की स्पीड होनी चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा अगर पवन की रफ्तार है, हवा की रफ्तार है, तभी यह जो है वहां पे टरबाइन को घुमा सकती है।
आगे 39, निम्नलिखित में से कौन समाप्य ऊर्जा स्रोत है? समाप्य का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जिसकी समाप्ति की संभावना अधिक है, समाप्त होने वाला है। मतलब जो प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति के द्वारा दिया हुआ है, जीवाश्म ईंधन है और वह समाप्त होने की ये में है, कगार पे है। तो उसमें कौन सा है? सौर ऊर्जा नहीं, कोयला, नाभिकीय ऊर्जा या फिर ज्वारीय ऊर्जा। जी हाँ, इसमें क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा। कोयला जो है वह खत्म होने वाला है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 जो है वह क्या पूछता है? परागकोश में होते हैं। परागकोश में क्या होता है दोस्तों? परागकोश जो है वह किसका भाग होता है? तो जो पौधा होता है, फूल होता है, उसका पुरुष वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? परागकोश। और परागकोश में क्या पाया जाता है? परागकण। क्या मिलता है? परागकण मिलता है। ये तीनों बाह्य दल, अंडाशय, अंडक, ये तीनों नहीं है। ये इसमें क्या हो जाएगा? परागकण। बाह्य दल का मतलब होता है फूल के बाहर वाला भाग, अंडाशय का मतलब स्त्री वाला भाग और अंडक का मतलब होता है कि अंडाशय के अंदर जो पाया जाता है मतलब स्त्री वाला है। तो इसमें पुरुष वाला परागकोश में क्या मिलता है? हम लोगों को परागकण मिलता है। चलिए दोस्तों, आज हम लोगों ने देखा क्वेश्चन 40 नंबर तक सेट टू का जो साइंस था उसका 40 क्वेश्चन की चर्चा हम लोगों ने इस वीडियो में की। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल पर जाके सर्च कीजिएगा सक्सेस एरिया। यूट्यूब में जाकर आपको सर्च करना पड़ेगा SUCCESS सक्सेस एरिया, और वहाँ पे मेरे चैनल का लोगो आ जाएगा दोस्तों। लोगो आने के बाद वहाँ पे मेरे चैनल को क्या कर दीजिएगा? सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि अगला वीडियो अगर हम अपलोड करेंगे तो पहले आपको पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।